Morning students, we are studying thermodynamics, and in last lecture we have discussed about first law of thermodynamics and one more important physical quantity, that is enthalpy. enthalpy के बारे में हमने स्टडी किया था। enthalpy क्या है? H। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि H हमारी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है ना। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा H। अब देखिए यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है जिस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। एक कोई रिएक्शन है ना, ये एक आइडियल रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट रिएक्टेंट हैं। देखिए ये एरो है आपका, है ना, ये एरो दिया हुआ है। इसमें A B C ये 3 हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं A डैश B डैश C डैश। लेफ़्ट साइड में हमारे रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में हमारे प्रोडक्ट होते हैं। 3 रिएक्टेंट हैं A B C, और लेफ़्ट साइड में 3 हमारे प्रोडक्ट हैं A B C। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना, दैट इज़ फॉर डेल्टा H। डेल्टा H क्या हमारी? एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं एक जनरल केमिकल इक्वेशन को लेकर के। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। किस वाले में? A प्लस B प्लस C गिव्स A डैश B डैश C डैश। इसमें जो स्मॉल a b c हैं ये आपके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। कैपिटल A B C ये हमारे सब्सटेंस या कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बन रहे हैं। ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें दी हुई है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इनकी स्टेट है ना। स्टेट हमारी कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो देखिए A कंपोनेंट की स्टेट क्या है? सॉलिड, B की लिक्विड, एंड C इज़ इन गैसियस स्टेट। ऐसे इधर भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब देखिए अगर हम इसको जनरली इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनसे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। A B C पार्टिसिपेट कर रहे हैं और A डैश B डैश C डैश के A डैश B डैश C डैश मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला पहले हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि वर्क हमारा क्या होता है? -P एक्सटर्नल dV, है ना। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, और dV का अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है ना। dV का मतलब क्या होता है? dV का मीनिंग होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, तो हमने dV की प्लेस पर इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए BF हमारा क्या होगा? फाइनल क्या है? प्रोडक्ट वाला। तो A डैश का वॉल्यूम, B डैश का वॉल्यूम, C डैश का वॉल्यूम, इसमें से माइनस करें इनिशियल किसका? A का वॉल्यूम, B का वॉल्यूम, C का वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए P एक्सटर्नल जब इंटीग्रेशन किया तो इसकी सारी वैल्यूज़ हम रख देंगे। B फाइनल में क्या क्या है? V A डैश, ये प्रोडक्ट वाले टर्म है, V B डैश, V C डैश। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको? V A, ये रिएक्टेंट वाले हैं, V A V B V C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा याद रखना, जब भी आप इस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? फिक्स होती है ना। तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कांस्टेंट होती है, उसको हटा देंगे। जब उसको हटा देंगे हम तो केवल क्या बचेगा? एक यहाँ पर ये वाला गैसियस टर्म बचेगा, एक ये गैसियस।
कैंसिल कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये सारे सॉलिड लिक्विड में ये कांस्टेंट होते हैं इनके वॉल्यूम, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे, गैसियस वालों को। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, W = -P एक्सटर्नल VC डैश गैसियस माइनस VC गैसियस। ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम है गैसियस स्टेट में, ये रिएक्टेंट का वॉल्यूम है। अब देखिए जो वॉल्यूम हमारा होता है, वॉल्यूम हमने आइडियल गैस इक्वेशन स्टडी किया है, क्या होता है, PV = nRT, यही होता है। यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, nRT अपॉन P। वॉल्यूम हमारा हो जाएगा nRT अपॉन P। ठीक है, तो यहाँ VC डैश की जगह पर अगर हम VC डैश कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N-RT-P, क्योंकि P कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर है, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम आइसोथर्म वाले केस में बात कर रहे हैं, है ना। तो VC की जगह पर हम क्या प्लेस कर सकते हैं, N-CRT अपॉन P एक्सटर्नल। ऐसे ही VCG के लिए क्या करेंगे, N-CRT अपॉन P एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ से हम इस वाले पॉइंट्स पर पहुँच गए। P एक्सटर्नल कॉमन आकर के इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, N-C माइनस NCRT अपॉन P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल से P एक्सटर्नल कैंसिल हो गया, तो W = क्या हो गया, -N-C माइनस NCRT। ये एक्चुअल में क्या है, ये मोल्स हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ΔN लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, W = ΔNRT। ठीक है, वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया। अभी तो हम वर्क क्या पढ़ते थे, -PdV। एक और फार्मूला आ गया, W = -ΔNRT। ठीक है, बस यहीं तक हमें पहुंचना था। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि DU = DQ + DW, है ना, एज पर फ्लॉट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, जब हमने CP और CV की कैलकुलेशन की थी लास्ट लेक्चर में, है ना, तो वहाँ पर जो DQ है ये किसके इक्वल हो जाता है, DH, और DH हमारा क्या है, इंथैल्पी चेंज, उसी की आज हम बात कर रहे हैं, उसी के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो DH को हम प्लेस कर देंगे किसकी जगह पर, DQ की जगह पर। तो ये फर्स्ट लॉ हमारा क्या हो गया, DU = DH माइनस PdV। माइनस PdV हमें पता है वर्क होता है, तो वर्क को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। टू चेंजेस किए, DQ को कांस्टेंट प्रेशर पर DH से रिप्लेस कर दिया, है ना, और DW को -PdV से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए PdV की जगह पर हमने क्या फाइंड किया, वर्क -ΔNRT, तो उसको हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिल गया, DU = DH माइनस ΔNGRT, है ना, ΔNGRT। G मीन्स गैसियस स्टेट के लिए, है ना, G कोई यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, ये केवल एक रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये फाइनल हमारा मिल जाएगा, DH = DU + ΔNRT। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा रिलेशन है, कई सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे, हम कराएंगे भी इस पर न्यूमेरिकल्स, है ना। आप एक बार जो आपके इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करना, जहाँ डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम भी नेक्स्ट लेक्चर्स में जब न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आएगा तो उसमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि गैसियस स्टेट के लिए ΔN कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हमने वर्क का ये वाला फार्मूला ड्राइव किया। कैसे ड्राइव किया, यहाँ पर हमने PdV को इंटीग्रेट किया, वहाँ पर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम ले लिए, उसमें से सॉलिड लिक्विड हटा दिए, केवल गैसियस से कंसीडर किए, उसको आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए nRT अपॉन P, है ना, इसको हमने प्लेस किया तो W का फॉर्मूला आ गया।
उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्लेस किया और डी क्यू कॉन्स्टेंट प्रेशर पर डी एच के इक्वल होता है, तो उसको यहाँ लेकर के आए। तो फाइनल हमने डी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसी से ड्राइव किया डी एच का नया फॉर्मूला, दैट इज़ डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी भी हम हीट देते हैं वो किस वाले फॉर्म में यूज होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता, क्योंकि जितनी भी हम हीट देंगे वो हीट क्या करेगी, उसके पार्टिकल्स को दूर ले जाने में यूज होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो हीट है वो Q इक्वल टू डेल्टा एच से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वर्क को हम कैसे करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी से, और फिर उसके बाद उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ आ गया है ना, जो फर्स्ट लॉ की कुछ कमियां हैं उनको दूर करता है, दैट इज़ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, ये किसी रिएक्शन की स्टडी तो कर सकता है, किसी सिस्टम की स्टडी तो कर सकता है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहता, है ना, कि रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में होगी, क्या ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, है ना, या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके लिए हमारे पास एक नया लॉ आया, दैट इज़ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और जनरली जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और एक ये भी माना जाता है कि जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, एक्जोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट रिलीज़ होती हैं। अब देखिए कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिससे हीट निकालनी है तो वो तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है ना। सिस्टम स्टेबिलिटी चाहेगा एनर्जी रिलीज़ करके, तो वो क्या स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब एक केस ऐसा है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि हमें एनर्जी सिस्टम को देनी है, तो अब सिस्टम इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे कोई सोर्स ना मिले, हम उसको एनर्जी ना दें, है ना। तो वो हमारी क्या है, जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट लॉ की ये कुछ कमियां थी कि वो इनको नहीं बता पाया कि स्पॉन्टेनियस क्यों हो रही है, कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों हो रही है। सेकंड, उन्होंने जो फेज में चेंजेज आते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो एंथैल्पी है वो 0 से ज़्यादा है, एनर्जी रिलीज़ है वो भी 0 से ज़्यादा है। ऐसे वेपराइजेशन ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी होता है ना, उनके लिए भी डेल्टा एच डेल्टा ई इससे ज़्यादा है। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, वाटर के अंदर इंक डाल दें तो वो स्प्रेड होती है ना पूरे, तो उसमें क्या प्रोसेस हो रही है, 2 गैसेस को मिक्स कर दें, डिफ्यूजन प्रोसेस है। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, है ना। ये सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जो फर्स्ट लॉ के बेसिस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कोई रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है तो कब होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो कब होती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है कि इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन यूनिवर्स। ठीक है, इसको समझाने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया। सेकंड लॉ को समझने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, एक तो एंट्रोपी और एक स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, एक टर्म हमारा एंट्रोपी और दूसरा स्पॉन्टेनियस। तो देखिए स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि एक हमारा ये हिल है और यहाँ से कोई वाटर का सोर्स है, तो जो वाटर है वो नीचे फ्लो होता है ना, इस तरीके से। ये प्रोसेस हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। आयरन है, ओपन में रख दीजिए, कुछ समय के बाद H2 और O2 से रिएक्ट करके क्या करेगा, वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब है इफ़ अ सिस्टम मूव्स अलोंग इन अ डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, है ना, एंड सिस्टम सराउंडिंग इंटरेक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, then that direction is known as spontaneous direction and the process is known as spontaneous process। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है
कि सिस्टम एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और दूसरी बात, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी का उसमें कोई रोल नहीं है, अपने आप ही कोई एक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे हिल से वाटर आ रहा है, वो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना। और दूसरा हमने बताया कि अगर कोई आयरन को हमने ओपन में रख दिया तो वो क्या करेगा, रस्टेड हो जाता है ना, कोरोडेड हो जाता है। है ना। तो स्पॉन्टेनियस तो आपको क्लियर हो गया क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आया एंट्रोपी। तो देखिए एंट्रोपी एक बहुत बड़ा टर्म है, कई सारे साइंटिस्ट हैं जो इस पर वर्क कर रहे हैं अभी भी, है ना। एंट्रोपी एक्चुअल में क्या है, ये हमारे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और सेकंड लॉ का सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है ना। एंट्रोपी जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो यूनिवर्स की इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस हैं जिनसे एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी के देखिए टू फॉर्म है। एक तो हमारा होता है सिस्टेमेटिक फॉर्म, जिसको हम वर्क के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाता है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। एंट्रोपी हमारी क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ, अगर आप देखिए किसी भी चीज़ को कहीं पे रख दें, एक मैंने बुक है वो किसी टेबल पर रख दी, है ना, हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम वो अपनी जगह से क्या हो जाएगी, एक रैंडम पोजीशन में आ जाएगी। उसके पेजेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। और या फिर हो सकता है वो डस्टी हो जाए, है ना। कई सारी केमिकल रिएक्शंस भी उसमें होती हैं। तो उन सब में, और आप भी अगर देखें एक रूम में अगर हम 10 बच्चों को खड़ा कर दें तो कुछ समय के बाद क्या होते हैं, वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं। अगर हम यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरा जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, है ना, और आपके स्टार्स हैं, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एक सेंटर पॉइंट से, है ना, उससे काफ़ी दूर जा रहे हैं। और जितना दूर जाते हैं उतनी ही रैंडमनेस हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है। आपने यूनिवर्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड और उसके डिस्ट्रॉय होने से रिलेटेड कई थ्योरी पढ़ी होंगी। उसमें एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो पूरे यूनिवर्स है उसके सारी चीज़ें अभी एक्सपेंशन मोड में है ना, वो सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये एक्सपेंशन हमारा फुल हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी ये वाला पॉइंट वर्क कर रहा है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, यानी चीज़ें एक दूसरे से स्कैटर्ड हो रही हैं, है ना, यूनिफॉर्मली सब हर डायरेक्शन में वो फैल रही हैं। तो हमारा यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है, हमारा सन भी हमसे दूर जा रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंट्रोपी का मीनिंग क्या है कि एक ऐसी एनर्जी जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ऐसी एनर्जी जो डिसऑर्डर को इंक्रीज़ करती है। अगर सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं तो हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो एंट्रोपी और इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्रीनेस ज़्यादा हो रही है ना, फ्रीनेस इसमें ज़्यादा हो रही है, यहाँ फ्रीनेस कम है। सॉलिड में बात करें तो यहाँ फ्रीनेस और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, आपको तीनों केसेस दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा है, फ्रीनेस कम है, अट्रैक्शन फोर्सेस हाई हैं। लिक्विड में फ्रीनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी मोर हो जाएगी। गैस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए जहाँ पर भी सिस्टम फ्री फील कर रहा है वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो रहे हैं वहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए एक इस वाले स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है
दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी हमेशा वो इंक्रीज़ हो रही है। ज़ीरो मतलब फिक्स नहीं है, ज़ीरो से कम भी नहीं है मतलब डिक्रीज़ भी नहीं हो रही है। ज़ीरो से मोर है, इसका मीनिंग क्या हुई, वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। और यूनिवर्स हमारा टू कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दोनों की एंट्रोपी को हम ऐड करेंगे तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज़ इंक्रीजिंग। और इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ये भी हमारी स्टेट फंक्शन है, तो इसमें एस की कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, डी एस की। चेंज इन एंट्रोपी, जितने भी स्टेट फंक्शन है आप समझ लीजिए, है ना। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, उसके बाद एक और आ गया एस, है ना, एक और आएगा जी। ये कंपोनेंट हमारे स्टेट फंक्शन है, इनमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम चेंज इन दिस क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं यार। जैसे डी ई, डी एच, डी एस, डी जी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी क्यू है, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी आ जाएगा। यानी ये जो सिस्टम को जितनी हीट देंगे उतनी ही उसकी रैंडमनेस हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी किसी सिस्टम की हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखिए ये और वो बी में जाता है तो वो क्या होता है, डेल्टा एस रिवर्सिबल, या इरिवर्सिबल वे में भी हम उसको ले जा सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो डेल्टा एस इरिवर्सिबल और डेल्टा एस रिवर्सिबल कैसे भी हम चेंज करें ए से बी में, वो दोनों हमारी इक्वल होंगी। और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, इस वाले फॉर्मूले से, डेल्टा एस इंटीग्रेटेड ए टू बी, है ना, और डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ओके।